डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 2 है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन का। उसमें सॉरी, अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है कनेक्टेड लोड पढ़ा है, मैक्सिमम डिमांड पढ़ा है, डाइवर्सिटी फैक्टर पढ़ा है, यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लोड कर्व पढ़ने जा रहे हैं और लोड ड्यूरेशन कर्व पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो इनडायरेक्टली हम लोगों ने उस लेक्चर में लोड कर्व डिस्कस कर लिया है, बस हमें पता नहीं था कि जो हम बना रहे हैं वो लोड कर्व है। ठीक है, क्योंकि मैंने सारा कुछ आपको अगर आपको याद होगा तो मैंने एक ग्राफ के थ्रू ही आपको हर चीज़ समझाया है कि किस टाइम पे कितना लोड था, कितना नहीं था। तो एक्चुअली जो ग्राफ मैं आपको बना रहा था एक्चुअली वही लोड कर्व होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमने जो लोड कर्व का जो बस डेफिनेशन हमें नहीं पता था, लेकिन काम हम लोगों ने वही किया है जो लोड कर्व में हम करते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो लोड कर्व क्या है? अ लोड कर्व इज ए ग्राफिक रिकॉर्ड शोइंग द पावर डिमांड्स फॉर एवरी इंस्टेंट ड्यूरिंग अ सर्टेन इंटरवल। ठीक है, एक सर्टेन इंटरवल में कितना आपका पावर डिमांड है वो आपका वो कौन शो करता है? ये करता है लोड कर्व शो करता है आपका। ठीक है, सच ए रिकॉर्ड में कवर 1 आवर इन विच इट वुड बी एन आवरली लोड कर्व, 24 आवर इन विच इट वुड बी अ डेली लोड ग्राफ। मंथ का हो जाएगा मंथली, ईयर का ईयरली हो जाएगा। तो अगर आपको याद होगा तो उस पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने हर एक चीज़ आपको 24 घंटे लेकर बताया था। तो उस समय हम लोगों ने क्या बनाया था? हम लोगों ने डेली लोड ग्राफ बनाया था और वही हमारा लोड कर्व था। तो लोड कर्व कुछ भी नहीं है। आप जैसे मान लीजिए कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, है ना, ग्राफ बनाने के लिए। तो मान लीजिए कि आपके पास एक टेबल है टाइम, ठीक है, और यहाँ पे एक टेबल लिखा हुआ है लोड। ठीक है, मान लिया आपने ग्राफ है, मान लीजिए टाइम आपने 4-4 घंटे का बांट रखा है, सुबह 4 से लेकर 8 बजे तक का, 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक का, ऐसे करके, और 12 से 4 ऐसे करके बांट रखा है आपने। ठीक है, तो अब ये पूरा जो टेबल है आपका इस तरीके से है ना, ये मैं यहाँ बना देता हूँ फिर से। ये टाइम है आपका और ये मान लीजिए आपका लोड है। तो मान लीजिए आपने 4 से 8, 8 से 12, 12 से 4, और फिर शाम को 4 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक का, और फिर 8 से लेकर के 12 बजे तक का, और 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का, मतलब 4 AM से 4 PM आपने कर रखा। मैं ये लिख देता हूँ 4 AM टू 4 PM। ये 24 घंटे का आपने लिया है और ड्यूरेशन आपने लिया है 4-4 घंटे का। और आपने ये रिकॉर्ड किया है कि हर एक 4 घंटे में लोड कितना होता है। मान लीजिए इस समय लोड था 20 किलोवाट, इसमें था 30, इसमें 10, ठीक है, इसमें 50 हो गया था, इसमें मान लीजिए कि 55 रहा, और इसमें घट करके 40 आ गया। तो अब आप इस पूरे चीज़ को जब आप प्लॉट करोगे ग्राफ के ऊपर, ठीक है, ये मान लीजिए आपका है, जब आप इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे तो ये हो गया आपका 24 आवर। और यहाँ पे आप 4-4 घंटे का स्लॉट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 4 से 8, ये वाला 4 से 8, ये हो गया 8 से 12, 12 से 4, फिर 4 से 8, फिर 8 से 12 और 12 से 4, ऐसे कर करके। ठीक है, और मैक्सिमम आपका जा रहा है यहाँ पे। तो मान लीजिए इसको हम बांट देते हैं 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है, ये 10-10 करके बट गया। अब आप ये है आपका लोड और ये है आपका टाइम। अब ये ग्राफ बना लीजिए, ये हो गया आपका लोड कर्व, है ना, इजी है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको 24 घंटे में बना रहे हो या आप उसको आवरली बना रहे हो। आवरली बना रहे हो तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आवरली बना रहे हो तो आप हर 10 मिनट का देख रहे हो कि हर 5 मिनट का देख रहे हो। ठीक है, तो जो हमने डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 1 में वो एक्चुअली लोड कर्व ही डिस्कस किया था। हम लोगों ने लोड कर्व से ही बनाया था, लेकिन मैंने टर्म इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि अब उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लोड कर्व कहाँ से आ गया। तो एक्चुअली ये डिस्कस करना ही था मेरे को बाद में, इसीलिए मैंने उसको डिस्कस कर दिया बिना नाम को बताए हुए, है ना। तो ये लोड कर्व हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही।
अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं लोड कर्व होता क्या है और इससे क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। तो लोड कर्व क्या देता है? द एरिया अंडर द लोड कर्व रिप्रेजेंट द एनर्जी जनरेटेड इन द लाइन इन द पीरियड कंसिडर्ड। अब जैसे मान लीजिए कि आपका लोड कर्व मान लीजिए ऐसा बन रहा है, ठीक है, तो ये जो एरिया निकालोगे आप, है ना, ये जो इसके अंदर का जो एरिया है, ठीक है, इसका जो अंडर का एरिया है जो है, ये वाला एरिया जो है पूरा, ये एरिया क्या देगा आपको? एक 24 घंटे में आपका कितना एनर्जी जनरेट हुआ है वो बता देगा। अब एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर गिव्स द एवरेज लोड ऑन द सबस्टेशन। अब जो एरिया अंडर द कर्व है, मतलब अगर ये एरिया आप बोले कि एरिया कैसे निकालेंगे सर? एरिया कुछ नहीं करना है, इसको रेक्टेंगल में बांट दीजिए, छोटे छोटे में ऐसे कर करके बांट दीजिए इसको, ठीक है। तो कहीं ये कंप्लीट रेक्टेंगल बन जाएगा, कहीं रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसे कर करके हर एक का बना दीजिए, ठीक है। ऐसे करके पूरा एरिया निकाल दीजिए आप इसका। तो ये एरिया जो भी आएगा आपका, उस एरिया को अगर आप 24 से भागा दे दोगे, ये जो एरिया आया है आपका उसको 24 से भागा दे दोगे आप, तो क्या निकलेगा? एवरेज लोड निकल जाएगा। और पीक लोड क्या है? पीक लोड यही है। अब देखिए यहाँ पे आपका पीक लोड यहाँ पे कहीं आ रहा था, तो ये आपका पीक लोड बन गया। देखिए, तो सारा कुछ हमने डिस्कस किया है, लेकिन नाम हमने नहीं बताया था आपको। ये नाम आपका लोड कर्व था जो हमने डिस्कस किया था आपसे, ठीक है। तो बहुत ईजी है ये। अब सिग्निफिकेंस ऑफ लोड कर्व, मतलब लोड कर्व आपको देता क्या है एक्चुअली में? तो लोड कर्व गिव्स फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकमिंग एंड हेल्प टू डिसाइड द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द पावर स्टेशन एंड टू डिसाइड द इकोनॉमिकल साइज ऑफ वेरियस जनरेटिंग यूनिट। अब लोड कर्व अगर आपके पास किसी एरिया का है, तो आप उसके बेस पे ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई यहाँ पे हमें कितना मेगावाट या कितना किलोवाट का हमें पावर स्टेशन या सब स्टेशन जो है, या फिर हमें जनरेटिंग स्टेशन लगाना है ना। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंपनी आ करके अचानक से कहीं भी प्लांट लगा देती है ना। तो वो उस एरिया का लोड कर्व उसको पता, वो उनको पता होता है पहले ही से ही। वो बोले सर वो कैसे मिलता है? वो सब स्टेशन से मिल जाता है उनको कहीं की, क्योंकि जहाँ कहीं भी लाइन जा रही है तो वहाँ तो पर्टिकुलर उनके पास कहीं ना कहीं आसपास का सब स्टेशन तो होगा ही होगा ना। तो उस सब स्टेशन में जो है, जो टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, ये आवरली वो नोट करते हैं कि इस आवर में कितना लोड था, इस आवर में कितना लोड था, वहाँ से डेटा निकाल कर पता कर लेते हैं कि कितना लोड है। और अगर वो देख रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग सब स्टेशन है या फिर एग्जिस्टिंग सब स्टेशन जहाँ पीछे से पावर आ रहा है, अगर वो मैक्सिमम डिमांड को कवर नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम नया यूनिट बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इससे हमको पता चल जाता है। और इकोनॉमिकल साइज मतलब कि वही बताया मैंने आपको कि कितने साइज़ का जनरेटिंग यूनिट होना चाहिए एक्चुअली में। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत आपका 10 किलोवाट का है और आप 20 किलोवाट लगाए पड़े हो, तो वो भी नहीं करना है, ठीक है। दीज कर्व्स also help to estimate the generating cost and to decide the operating schedule of the power station। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपको मान लीजिए कि आपके पास जो है लोड कर्व बना हुआ है आपका, कुछ यूं करके ऐसे ऐसे करके है, आपको पता है कि इस ड्यूरेशन में और इस ड्यूरेशन में आपका मैक्सिमम डिमांड आने वाला है, ठीक है जी। तो आप इसी दोनों ड्यूरेशन में अपना मैक्सिमम बॉयलर का यूनिट है वो चालू करके रखोगे, बाकी टाइम में नहीं करके रखोगे। तो इससे आपको फ़ायदा क्या है कि इस दोनों टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर लगाओगे और बाकी में आप नॉर्मल मैन पावर से काम चला लोगे। तो इससे आपका मैन पावर में जो खर्चा है वो बच जाएगा, फ्यूल का जो खर्चा है वो बच जाएगा, आपकी प्लानिंग प्रॉपर हो जाएगी। जैसे आपको पता है कि दिवाली और दशहरा आने वाला है, तो भाई इसमें तो खर्चा होगा, कपड़े लिए जाएंगे, सामान लिया जाएगा, नया नया धनतेरस पे सामान लेंगे, है ना। तो आदमी क्या करता है, पहले से ही थोड़ा उसको प्लान करके रखता है कि धनतेरस में हमको ये लेना है, वो तो वो क्या हुआ आपका, उस टाइम पे अचानक से खर्चा बढ़ जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम के लिए हम उसको बचा के रखते हैं, है ना। या फिर कभी कभी ऐसा करते हैं कि भाई धनतेरस में सामान लेना है, तो उस टाइम पर पे हम जा करके बैंक से पैसे निकाल के आते हैं। तो वो होता क्या एक्चुअली, मैं क्यों लाइफ के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना लाइफ में अब हम लोग करते हैं लेकिन पता नहीं चलता, उसको रिलेट करिए बस। तो वो जो आपका ड्यूरेशन जिस ड्यूरेशन में है, तो उसी ड्यूरेशन अब आपको मैनेज करने में आसानी हुआ, क्योंकि आपको खर्च पता है। उसी तरीके से लोड कर्व के बारे में सोचिए, आपको जो है मैन पावर मैनेज करने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है किस घंटे में कितना किलोवाट आवर हमें चाहिए, उस हिसाब से आप अपना बंदे को शिफ्ट में लगा दीजिए, ठीक है।
तो ये हमें हेल्प करता है जनरेटिंग कॉस्ट डिसाइड करने में और टू डिसाइड द ऑपरेटिंग शेड्यूल। ऑपरेटिंग शेड्यूल क्या होता है कि किस घंटे में कितना बॉयलर चलेगा, कितना बंद रहेगा, ये ऑपरेटिंग शेड्यूल होता है। जैसे मान लीजिए आपका थर्मल पावर प्लांट है, मान लीजिए 4 बॉयलर सेक्शन है ना, 1 2 3 4, तो सबका ऑपरेटिंग शेड्यूल होता है कि किस टाइम पे किसको चलाएंगे, है ना। और इसी बेस पे शिफ्ट डिसाइड होता है कि नाइट शिफ्ट में कितने बंदे चाहिए, मॉर्निंग शिफ्ट में कितना चाहिए, आफ्टरनून शिफ्ट में कितना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये सब बहुत कुछ होता है जो लोड कर्व से हमें पता चलता है। अब आइए आप लोड ड्यूरेशन कर्व में। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व में, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको इतना जो अंग्रेजी लिखा हुआ है, इस अंग्रेजी को भी दिमाग से निकाल दीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जो करना है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी अंग्रेजी जो लिखा है उसका अनुवाद मैं कर दूंगा। सबसे पहले आप लोड कर्व बनाइए। अगर लोड ड्यूरेशन कर्व अगर आपको चाहिए तो क्या करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोड कर्व बनाइए, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे देखिए एक लोड कर्व बना हुआ है 6 से 8, है ना, 8 से 2, 2 से 3, ऐसे कर करके मतलब इन्होंने एक लोड कर्व बना रखा है, ठीक है। और लोड कर्व आप ऐसे बनाइए कि लोड के अकॉर्डिंग बनाइए, लोड कर्व लोड के अकॉर्डिंग बनाइए आप। जैसे कि 10 किलोवाट का जो कि लोड था वो कब से कब तक रहा था, मतलब इसमें आपको यह ऑब्जर्व करना है कि लोड कर्व में ये ऑब्जर्व करना है कि लोड चेंज कब हो रहा है, उसका एक नया टाइम हो जाएगा। क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ तो टाइम यूनिफॉर्म नहीं है, बिल्कुल सही बात है, आपका टाइम यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो कर्व बनाया हुआ है उस पर फोकस क्या किया, उस पर फोकस ये किया हुआ है कि हमारा सेम लोड कितने देर तक रहता है। अब इसके बाद हमारा लोड चेंज हो रहा है तो कितने टाइम से कितने टाइम तक वो लोड रहा। अब देखिए सुबह 6 से लेकर के 8 बजे तक हमारे पास जो है एक पर्टिकुलर मान ये है आपका लोड कर रहा। मान लीजिए इसको हम 18 बना देते हैं, यहाँ 18 छूट रहा है ना, तो ये 18 किलोवाट रहा आपका सुबह 6 से लेकर सुबह 8 बजे तक का। अब 8 बजे के बाद अचानक लोड चेंज हो गया आपका, ठीक है, मतलब 8 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आपका लोड 35 किलोवाट चला गया, तो आप 35 किलोवाट का ले जाओगे। उसके बाद 2 से 3 के बीच में आपका जो है लोड जो है वो कांस्टेंट रह गया, वो घट करके 24 पर आ गया। फिर 3 से 6 के बीच में आपका लोड 30 किलोवाट रह गया, और शाम को 6 से सुबह 6 तक 3 किलोवाट रह गया। तो आपने जो है अब जैसे अब इसमें जो बनेगा वो कैसे बनेगा, आपका जो टेबल बनेगा वो ऐसे बनेगा, आपका जो टेबल है वो ऐसे बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा लोड, यहाँ पे हो जाएगा टाइम। तो यहाँ पे लोड लिख लीजिए कि क्या क्या कौन सा लोड आया, 18 का, 35 का, फिर 24 का, फिर 30 का, फिर 3 का। अब 18 किलोवाट का लोड कब से कब तक रहेगा, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का। मतलब ये कर्व आया कैसे, हम आपको वो बता रहे हैं पहले। ये आया आपका 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का, ये आया 2 से 3 बजे तक का, ये आ गया 3 से 6 बजे तक का, ये 6 से 6 बजे तक। मतलब हम इसमें ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लोड चेंज कहाँ पे हो रहा है। तो जो लोड कर्व आपने यहाँ बनाया था बन वही रहा है, लेकिन यहाँ पर हम क्या, यहाँ पे हमारा जो फोकस किस पर है, यहाँ पे हमारा फोकस है आपका चेंज इन द लोड पे, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइम को इम्पोर्टेंस दिया था, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने टाइम को इम्पोर्टेंस दिया था लोड कर्व में। और इस वाले में पहले स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, हम लोड को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मतलब लोड चेंज कहाँ पे हो रहा है उस टाइम को हम नोट कर रहे हैं। तो ऐसे करके आपके पास ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को बनाने के बाद, इस ग्राफ को बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक और ग्राफ बनाना है। उसमें क्या करना है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है सबको। मतलब 35 किलोवाट, यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड 35 किलोवाट का था, तो 35 किलोवाट का पहले बनेगा, 30 किलोवाट का उसके बाद बनेगा, 24 उसके बाद, 18 उसके बाद, 3 उसके बाद। और टाइम जो एक्सिस पे टाइम क्या आएगा, टाइम वो टाइम आएगा जितने देर के लिए वो लोड रहा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, फिर से ध्यान से समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है ये, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ये कर्व तो समझ में आ गया आपको, ये कर्व कैसे बनाना है हमें। आपको लोड चेंज ऑफ लोड देखना है
कि सुबह उठते ही आपने देखा कि अच्छा 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 18 का लोड रहा, ठीक है जी। अब जैसे ही 8 बजा आपने देखा रे 35 किलोवाट का लोड हो गया ये, तो फिर आपने नोट कर दिया, एक टाइम अपने रजिस्टर में नोट कर लिया कि 8 AM तक, 8 AM से चालू हुआ है जी 35 किलोवाट का। फिर आपने देखा देखा फिर देखा, जैसे ही 2 बजा, 2 बजे के बाद वो 35 किलोवाट घट करके 24 किलोवाट पे हो गया। तो फट से आप रजिस्टर में क्या करोगे, 8 to 2 लिखोगे और वहाँ 35 किलोवाट लिख दोगे। और फिर उसके बाद फिर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर देखिए कि 3 बजे के बाद फिर ये 30 किलोवाट पे चला गया, तो आप क्या करोगे, फिर 2 से 3 बजे के सामने 24 लिख दोगे। ऐसे करके आपने रजिस्टर में लिख लिया। उसके बाद ये ग्राफ बना दिया आपने। अब ये ग्राफ बनाने के बाद फिर क्या करोगे, आपको जब लोड ड्यूरेशन कर्व बनाना है तो उसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, जो सबसे बड़ा वाला है उसको सबसे पहले प्लॉट करोगे। अब प्लॉट किसके अगेंस्ट में करोगे, ड्यूरेशन में, मतलब कितने घंटे के लिए वो लोड रहा। तो 35 किलोवाट का लोड कितने घंटे ले रहा आपसे, ये 6 घंटे के लिए रहा। और 18 किलोवाट कितने घंटे ले रहा आपसे, 2 घंटे के लिए, ये 1 घंटे के लिए, ये 3 घंटे के लिए, और ये आपका 12 घंटे, ये आपका रहा 12 घंटे के लिए। ये आवर कर दीजिए, ये ऐसे करके आवर करके, ठीक है। यानी कि पहले हम बनाएंगे 0 से 6 घंटे का बनाएंगे, फिर 6 से उसके बाद जो उसके 35 से घट करके 30 किलोवाट हुआ था, 30 किलोवाट 3 घंटे रहा था, तो ये आ गया आपका 3, ये आ गया 30 किलोवाट। उसके बाद ये जो है आपका जो 24 किलोवाट है वो 1 घंटे रहा था, तो 9 से 10 बजे तक का, ये 10 बजे तक का नहीं है, ये घंटे के हिसाब से है। तो 9 से लेकर 10वें घंटे के बीच में आपका 24 किलोवाट रहा, और 10 से लेकर के 12 जो है यहाँ पर, इसमें 2 घंटे के लिए आपका 18 किलोवाट का रहा, और फिर 12 से लेकर के 24 तक का ड्यूरेशन है, इसमें आपका कितना रहा, 3 किलोवाट का। तो ये बन गया आपका लोड ड्यूरेशन कर्व। मतलब कि जो क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व है, मतलब क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है समय के अनुसार, उस समय के अनुसार के लोड कर्व को अगर आपने लोड के डिसेंडिंग मैग्नीट्यूड में बना दिया, मतलब घटते क्रम में, तो वो लोड ड्यूरेशन कर्व बन जाता है। समझ गए। तो यही लिखा है यहाँ पे कि अ लोड ड्यूरेशन कर्व प्रेजेंट्स अ रीअरेंजमेंट ऑफ ऑल द लोड एलिमेंट्स ऑफ द क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व इन ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग मैग्नीट्यूड। क्योंकि देखिए ये घट रहा है, सारा मैग्नीट्यूड घट रहा है यहाँ पे, है ना, 30, 35, 30, 24, 18, 30, 3 ऐसे करके। तो द एरिया अंडर द लोड ड्यूरेशन कर्व एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व इज इक्वल एंड रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द जनरेटिंग स्टेशन। समझ गए। एक ही चीज़ है, दोनों तो एक ही चीज़ है, बस एक को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया है, और दूसरे को हमने जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था उसको हम लोगों ने टाइम के अकॉर्डिंग किया था। मैंने वही कहा ना कि डिपेंड करता है कि आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। अगर आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर टाइम है तो वो लोड ड्यूरेशन कर्व बन जाएगा, और अगर आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर लोड है कि आपको ये देखना है कि मेरा ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द लोड कितने देर के लिए रह रहा है, तो वो बन जाएगा लोड ड्यूरेशन कर्व। ठीक है। Load duration curve gives a clear analysis of the generating power economically. Proper selection of base load plants and peak load plant become easier. अब आपसे एक MCQ आ सकता है कि अगर आपको बेस लोड प्लांट डिसाइड करना है या फिर पीक लोड प्लांट डिसाइड करना है, अगर उसका ऑपरेशन डिसाइड करना है, तो आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो लोड कर्व चाहिए, लोड ड्यूरेशन कर्व जो है सबसे पहले चाहिए। क्योंकि लोड ड्यूरेशन कर्व से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो बेस लोड कौन सा होना चाहिए और पीक लोड कौन सा होना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, बेस लोड वो पावर प्लांट होता है जो एक मिनिमम लोड को हमेशा प्रोवाइड करता रहता है, और पीक लोड वो पावर प्लांट है जो तब ऑपरेशन में आता है जब आप का लोड मैक्सिमम होता है। ठीक है। तो इस लोड ड्यूरेशन कर्व से आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा 6 घंटे के लिए 35 किलोवाट यानी मैक्सिमम लोड जो रहता है वो 6 घंटे के लिए रहता है। तो आप ऐसा पावर प्लांट ढूंढोगे जो 6 घंटे के लिए 35, जो 6 घंटे के लिए आपका जो बेस लोड से ऊपर जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके और 6 घंटे के लिए चल सके। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना बेटा कि आप पावर प्लांट बना, मतलब अगर इंक्लूड कर रहे हो सिस्टम में, और है तो वो 50 किलोवाट दे रहा है लेकिन वो चल ही रहा है 5-10 मिनट के लिए, तो क्या फ़ायदा। तो इससे हमको ड्यूरेशन पता चल गया, इससे हमको ये पता चल गया कि पर्टिकुलर प्लांट में की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए और कितना जनरेटिंग यूनिट हम लगाएंगे ताकि जाकर के वो मैक्सिमम डिमांड को कोप अप करेगा। ठीक है। बिल्कुल आराम से समझिए, कोई टेंशन नहीं, घबराहट की कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आता है ये चीज़, है ना। तो इससे क्या होता है आपको बेस लोड डिसाइड करने में, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका 12 घंटे के लिए 3 किलोवाट रहा, यानी कि आपको ऐसा पावर प्लांट चाहिए जो 3 किलोवाट का जो है सप्लाई दे 12 घंटे तक के लिए।
ये हो गया आपका, ठीक है। और बाकी जो है आपका 6 घंटे के लिए वो 35 किलोवाट का है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आता है फर्म पावर, कोल्ड रिजर्व, हॉट रिजर्व, स्पिनिंग रिजर्व। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है आपका होता क्या क्या चीज़ है वो हम पढ़ते हैं। तो फर्म पावर वो पावर है, देखिए ये सारा कुछ जो है ना इटैलिक्स में जो लिखा है सारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसलिए मैंने उसको वैसे ही एज इट इज़ लिखा है। इट इज़ द पावर विच शुड ऑलवेज बी अवेलेबल, है ना, इट इज़ द पावर विच शुड ऑलवेज बी अवेलेबल अंडर इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। मतलब इमरजेंसी कंडीशन में जो भी पावर है वो अगर जो भी प्लांट के पास है वो आपका बन जाता है आपका फर्म पावर, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, सॉरी, है ना, वो आपका बन जाता है फर्म पावर। उसके बाद कोल्ड रिजर्व क्या है? कोल्ड रिजर्व है, इट इज़ दैट रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज़ नॉट इन ऑपरेशन बट कैन बी मेड अवेलेबल फॉर सर्विस। मतलब जो ऑपरेशन में नहीं है बट इट कैन बी मेड अवेलेबल फॉर द सर्विस, ठीक है। हॉट रिजर्व क्या है? इट इज़ दैट रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज़ इन ऑपरेशन बट नॉट इन सर्विस। और स्पिनिंग रिजर्व क्या है? इट इज़ दैट रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज़ कनेक्टेड टू द बस एंड इज रेडी टू टेक द लोड। अब मैं आपको बता रहा हूँ अब एक्चुअली होगा क्या, ये चारों पढ़ने के बाद दिमाग हो जाएगा पजल्ड, ठीक है। कंफर्म है, होना है, क्योंकि अब देख रहे हो कि चलो ये तो समझ में फिर भी आ गया कि ऑलवेज बी अवेलेबल इवन अंडर इमरजेंसी कंडीशन, सॉरी, ये तो समझ में आ गया। अब ये इसका टर्म पड़ेगा, कोई बोलेगा नॉट इन ऑपरेशन बट कैन बी मेड अवेलेबल फॉर सर्विस, मतलब ऑपरेशन में भी नहीं है, सर्विस में भी मतलब लेकिन सर्विस में आ सकता है। उसके बाद हॉट रिजर्व में फिर कोई कहेगा कि यार विच इज़ इन ऑपरेशन बट नॉट इन सर्विस, मतलब ऑपरेशन में भी है सर्विस में भी नहीं, कैसे हो सकता है। और स्पिनिंग रिजर्व क्या हो गया? इट इज़ दैट रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज़ कनेक्टेड टू द बस एंड इज रेडी टू टेक द लोड, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं बारी बारी से, बहुत ध्यान समझिएगा। मान लीजिए आपके पास 200 किलोवाट का, मतलब मैं इसमें पावर फैक्टर लेकर के बात कर रहा हूँ, वैसे तो केवीए में होता है जनरेशन, बट मान लीजिए 200 किलोवाट का आपका पावर प्लांट है। उसमें मान लीजिए 50 बहुत ध्यान से समझिएगा, 50 और 50 4 बॉयलर लगा हुआ है। बॉयलर नंबर 1, बॉयलर नंबर 2, बॉयलर नंबर 3 और बॉयलर नंबर 4, है ना। और साथ में आपका जो है एक आपने एक डीजल पावर प्लांट लगा रखा है, ठीक है, वो है आपका 40 किलोवाट का, ये आपका डीजल पावर प्लांट है। मैं बताऊंगा कब क्या है। तो और मान लीजिए कि आपके पास जो लोड है वो कुछ यूँ है, अच्छा, और ये जो है मान लीजिए अब आपका बस बार है, ठीक है, बस बार से लोड निकला हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे करके आपका 5 लोड निकला हुआ है। अब ये एक लोड जो है मान लीजिए ये 40 किलोवाट का है, दूसरा 30 किलोवाट का है, उसके बाद ये 60 किलोवाट का है, ये 80 किलोवाट का है, और ये मान लीजिए 90 किलोवाट का है। टोटल कितना हो गया ये? 40 3 70 और 60 130, है ना, 130, और ये हो गया आपका 80 200 130 और 80 210 और 90, टोटल हो गया आपका 300 किलोवाट। अब बोलो कि सर ये वो लोड 300 किलोवाट का ही है और ले रहे हो आप 200 किलोवाट का, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसमें से कुछ कम कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था मैंने, इसको कम कर देते हैं, क्योंकि वो रैंडम एग्जांपल पे ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। मान लीजिए ये भी 40 है, ये 30 है, ये 60 है। अब कितना हो गया ये? 4 3 7 4 11 3 14 6 20, ये टोटल 200 का बन गया आपका। अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, ठीक है, ये पूरा 200 किलोवाट का लोड हो गया आपका। चलिए
अब मान लीजिए हाँ, अब आपको ये पता है, मतलब देखिए ये टोटल कनेक्टेड लोड है, फिर मैं बता रहा हूँ टोटल कनेक्टेड लोड है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये लोड हमेशा मौजूद रहे। कोई ऑफ भी हो सकता है, कोई ऑन भी हो सकता है, कोई ऑफ भी हो सकता, कोई और, या फिर सारे ऑन हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको ये चीज़ पता है कि हमारे सिस्टम के अंदर डेली, है ना, हमारे सिस्टम के अंदर डेली जो है वो 130 से 150 किलोवाट, मतलब मान लीजिए कि डेली जो है आपका 100 किलोवाट का लोड तो आता ही आता है, ये कहीं नहीं जाएगा, है ना। 100 किलोवाट का लोड तो पड़ना ही पड़ना है सब स्टेशन पे, ये कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब देखो आपके पास 4 बॉयलर हैं, चारों बॉयलर आप चालू तो करके रखोगे नहीं, आप वो बॉयलर चालू करके रखोगे जिससे हमें सप्लाई देना है। समझिए, पूरा ध्यान लगाइए। आप वो बॉयलर जो है उसको बिल्कुल मतलब बिल्कुल फिट एंड फाइन रखोगे, जिससे आपको लोड देना ही है। मतलब जो 100 किलोवाट का अगर आपको पता है कि ये लोड आना ही आना है ना, तो ये तो आप लोड दोगे ही दोगे उसको। तो आप क्या करोगे, अपना 2 बॉयलर सेक्शन को हमेशा बस बार से कनेक्ट करके रखोगे, ये ठीक है, ये कनेक्ट करके रखोगे। अब सिचुएशंस को समझिए, सिचुएशंस को समझिए। अब ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका जो है सबसे पहले आपका 40 किलोवाट का लोड ऑन हो गया, ठीक है, सबसे पहले 40 किलोवाट का लोड ऑन हो गया। तो आप क्या करोगे, इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। मान लीजिए मैंने B4 को ऑन कर दिया। अब आपका क्या होगा, बॉयलर नंबर B4 जो है वो 40 किलोवाट को सप्लाई देगा। बिल्कुल ध्यान से समझिए, बॉयलर नंबर 4 जो है वो 40 किलोवाट को सप्लाई देगा। काम चल रहा है आपका। अब क्या हुआ कि जब सिस्टम में अचानक से होता है, अब आपको पता है कि अब आने वाला लोड, अब मान लीजिए कि उसके बाद 30 किलोवाट ये वाला और ये 30 किलोवाट ये वाला, मान लीजिए ये दोनों ऑन हो गए। तो अब सिचुएशन को समझिए, जब आपका केवल अकेले 40 किलोवाट जब लोड कनेक्टेड था, और जिस टाइम पे आपका केवल B4 काम कर रहा था, उस टाइम पे जो B3 था वो आपका स्पिनिंग रिजर्व था। रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझिए। पहली बार में थोड़ा कन्फ्यूजन हर किसी को होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसी सिचुएशन को समझिए, इसको भी मैं अच्छे से लिख देता हूँ। अब आपका जो है 40 किलोवाट का लोड मान लीजिए चालू हो गया है, ठीक है, और आपका 2 बॉयलर सेक्शन जो है बिल्कुल रेडी होकर रखा है, बस बार से कनेक्टेड है और लोड लेने को तैयार है। तो जैसे ही 40 किलोवाट का लोड आपको पता है कि अब आने वाला है, आपने क्या किया, अपना बॉयलर नंबर 4 का यूनिट जो है तुरंत बस बार से कनेक्ट कर दिया। मतलब जेनरेटिंग स्टेशन समझ लीजिए, वहाँ से वहाँ भी आपका ट्रांसफार्मर वगैरह तो लगा ही होगा ना। तो इसलिए मैं बॉयलर सेक्शन को लेकर एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको पता चलेगा। तो बॉयलर नंबर 4 का जो है आपने तुरंत उस वाले उस जनरेटर को तुरंत बस बार में डाल दिया आपने। तो उस टाइम जिस मोमेंट पर आपने ये B4 को ऑपरेशन में डाल दिया, उस मोमेंट पर आपका जो B3 था, जो बिल्कुल रेडी होकर बैठा हुआ है लोड लेने के लिए, ये बन गया आपका स्पिनिंग रिजर्व, ठीक है। मतलब बस से कनेक्टेड है एंड रेडी टू टेक द लोड। अब बोलो सर ये तो स्विच है, इसलिए मैंने दिखाया है क्योंकि लोड से भी हम कनेक्ट किए नहीं हैं, है ना। मतलब ये बस बार के थ्रू है, लेकिन अभी हम उसको लगाए नहीं हैं। और जैसे ही आपके सिस्टम के ऊपर अगले मोमेंट में ये 30 और ये 40 तीनों लग गए, तुरंत आप इसको यहाँ पे ठोक दोगे। तो अब आपका B3 B4 जो हो गया वो आपका ऑपरेशन में आ गया। तो समझ गए, मतलब 60 किलोवाट, मतलब हमारा जो काम कैसे किया, पहले 40 किलोवाट था, फिर 30 हुआ, ऐसे बना। मतलब केस नंबर 1 और केस नंबर 2 ऐसे समझिए। केस नंबर 1 में केवल 40 किलोवाट था और केस नंबर 2 में पूरा 100 किलोवाट का हो गया आपका। तो केस नंबर 1 में जब आपका कनेक्टेड लोड 40 किलोवाट का था, उस टाइम पर आपका जो बॉयलर नंबर 3 था
वो आपका स्पिनिंग रिजर्व था, क्योंकि वो लोड से कनेक्टेड है, बस बार से कनेक्टेड है। वो तो मैंने ओपन से दिखाया कि अभी आपने लोड कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है, वो है लोड लेने को तैयार है। लेकिन जैसे ही आपने कनेक्ट कर दिया, अब वो स्प्रिंग रिजर्व नहीं रहा, क्योंकि अब आपने जब जब आपका 100 किलोवाट का लोड हो गया केस नंबर 2 में, उस केस में आपका जो है B3 अब नहीं रहा स्प्रिंग रिजर्व। स्प्रिंग रिजर्व वो तब था जब 40 किलोवाट का लोड पड़ा हुआ था सिस्टम के ऊपर, और जिस समय केवल B4 काम कर रहा था, ठीक है। अब जब B3 भी आपने लगा दिया है तो स्प्रिंग रिजर्व वो नहीं रहा। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। चलिए अब आइए हॉट रिजर्व के ऊपर और कोल्ड रिजर्व के ऊपर। कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, और कन्फ्यूज़न अगर हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि आपको देखने के बाद कन्फ्यूज़न ना हो। अब आइए आप हॉट रिजर्व को समझिए। हॉट रिजर्व के बारे में क्या लिखा है? इट इज़ द रिजर्व कैपेसिटी इज इन ऑपरेशन बट नॉट इन सर्विस। मतलब ये है कि आपका इस बॉयलर सेक्शन में स्टीम तैयार बैठा हुआ है, स्टीम इज रेडी, बट जो जनरेटर है ना, जनरेटर अभी फुल ऑपरेशन में नहीं है आपका। अभी आपका जनरेटर भी जो है वो फुल ऑपरेशन में नहीं आया है आपका। तो इस केस में जबकि आपका स्टीम सब कुछ रेडी होकर रखा हुआ है बॉयलर सेक्शन में, बस आपको स्टीम भेजना है जनरेटर पे और जनरेटर चालू हो जाएगा आपका। तो ये ऐसा बॉयलर सेक्शन जिसमें स्टीम सब कुछ रेडी होकर रखा है और जनरेटिंग और मतलब आपको बस थोड़ा सा किक करना है और B2 जो है आपका बिल्कुल पावर सप्लाई कर देगा। समझिए इस चीज़ को। तो विच इज़ इन ऑपरेशन बट नॉट इन सर्विस, मतलब बॉयलर सेक्शन 2 तो काम कर रहा है, स्टीम उसमें बन रहा है, लेकिन उतना प्रेशर में नहीं बन रहा है जो रिक्वायर्ड है जनरेटर को घुमाने के लिए। ध्यान से समझिए, B2 बॉयलर सेक्शन काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, स्टीम बन रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा स्टीम हम उसमें नहीं स्टोर कर रहे हैं या फिर उतना ज़्यादा स्टीम हम उसमें नहीं भेज रहे हैं जितना ज़रूरत है जनरेटर को घुमाने के लिए, लेकिन वो रेडी है, तो ऑपरेशन ही हुआ ना। अब जैसे ही आपका सिस्टम में लोड बढ़ा, अब आपको पता है कि 2 घंटे के बाद या फिर अगले आने वाले 2 घंटे में हमारे सिस्टम पे लोड बढ़ने वाला है। हमारे सिस्टम में लोड जो है, मान लीजिए आपको पता है कि ये 40 किलोवाट का लोड और आने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब बॉयलर नंबर 2 में स्टीम बढ़ाना शुरू कर दोगे, आप धड़ाधड़ टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दोगे, और उसके बाद 2 घंटे होते होते आपके बॉयलर सेक्शन में इतना स्टीम हो जाएगा कि बस जनरेटर केवल सप्लाई दो और वो पावर सप्लाई करने लगेगा। तो इस केस में जनरेटर आपका बस बार से कनेक्टेड नहीं है, आपका जनरेटर बस बार से अलग हट के रखा हुआ है, क्योंकि उसमें स्टीम नहीं जा रहा है अभी, है ना। तो ये हो गया आपका हॉट रिजर्व, है ना, वो बॉयलर सेक्शन या फिर वो टरबाइन सेक्शन जिसमें जो है वी आर हैविंग द स्टीम बट इट इज़ नॉट रोटेटिंग द और इट इज़ नॉट गोइंग टू द जनरेटर, ठीक है। ये हो गया हॉट रिजर्व। तो इस सिचुएशन में केस नंबर 2 में आपका ये बन गया आपका टोटल कैपेसिटी जो कनेक्टेड है, ये आपका बन गया हॉट रिजर्व। अब बोलो सर कोल्ड रिजर्व क्या है? कोल्ड रिजर्व वो बॉयलर सेक्शन है जिसमें ना तो स्टीम है और ना ही और जनरेटर तो आइडल पड़ा हुआ है ही। समझ गए क्या फ़र्क आ रहा है? कोल्ड रिजर्व वो है कि बॉयलर सेक्शन में कोई स्टीम कुछ भी नहीं, सब ठंडा पड़ा हुआ है ना, और वो तभी ऑपरेट होगा जब आप उसको टाइम दोगे, 2 से 8 घंटे का टाइम। अभी मैं टाइम ही बताऊंगा तो ध्यान रखिए। मतलब ये समझिए, अभी मैं ऑपरेशन के सेंस में बता रहा हूँ, फिर मैं टाइम के सेंस में बताऊंगा, फिर और ज़्यादा फर्क समझ में आएगा। तो कोल्ड रिजर्व मतलब क्या हो गया, बॉयलर सेक्शन में स्टीम कुछ भी नहीं है, ठंडा पड़ा हुआ है, बिल्कुल ऑपरेशन में है ही नहीं, और जनरेटर तो वैसे भी ठंडा पड़ा हुआ है, तो वो हो गया कोल्ड रिजर्व। मतलब कि उसको ऑपरेशन में लाने के लिए आपको टाइम चाहिए, कम से कम 2 से 8 घंटा या 10 घंटे का टाइम चाहिए। अब ये आइए फर्म पावर। मान लीजिए कभी कभी ऐसा हुआ कि आपका जो है आपका सारा बॉयलर सेक्शन काम कर रहा है। ऐसा होता है कभी कभी कि इतना लोड हो गया कि किसी पर्टिकुलर डे पे आपका हॉट रिजर्व वाला भी काम कर रहा है, बॉयलर सेक्शन भी काम कर रहा है, कोल्ड रिजर्व वाला जो आपने रखा था बॉयलर सेक्शन उसको भी आपने लगा दिया है, वो भी चालू हो गया है। हो सकता है ना कि भाई, हो सकता है अगले दिन आपको 4 यूनिट चालू करना पड़ गया हो शाम तक, और चलते चलते ऐसा हुआ कि एक जनरेटर हो गया फेल,
समझ गए? हो गया। चारों बॉयलर चल रहे हैं, चलते चलते एक जनरेटर फेल हो गया आपका, क्या करेंगे फिर? तो उस केस में ये जो हमने डीजल पावर प्लांट का लगा रखा था उसको फटाक से चालू करेंगे हम, और ये लगा देंगे बस बार से। ये बन गया आपका फर्म पावर, जो इमरजेंसी में हमें काम आया। कि वो आपके पास है, वही लिखा है अवेलेबल इवन अंडर इमरजेंसी कंडीशन। समझ गए? तो फर्म पावर वो पावर है जिसको हम इमरजेंसी कंडीशन के लिए लगाते हैं। ठीक है, अब हमको लगता है थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको। अब हम टाइम का बता देते हैं। जो स्पिनिंग रिजर्व है, इसको आपको विद इन 10 मिनट काम करना पड़ता है। मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर इसको काम में, ऑपरेशन में आना है। ये कभी इवन सेकंड्स में भी होता है कभी कभी। ठीक है, और ये है हॉट रिजर्व जो है आपका, इसको जनरली हम 10 मिनट से लेकर के 2 आवर तक का मान के चलते हैं। और कोल्ड रिजर्व जो है आपका जो है आपका 2 घंटे से लेकर के आपका जो है 12 घंटे तक का टाइम होता है। इसके बीच में ये काम में आ जाता है। तभी मैंने कहा ना, कोल्ड रिजर्व जो है कहीं कहीं ये वेरी भी करता है, 12 घंटा वेरी भी करता है, कहीं कहीं वो 2 से 24 घंटे भी लिख देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका पावर प्लांट कौन सा है। ठीक है, तो कोल्ड रिजर्व समझ में आया? कोल्ड रिजर्व वो रिजर्व है, तभी मैंने यहाँ पे टाइम ज़्यादा है, मैंने कहा था टाइम ज़्यादा क्यों है, क्योंकि आपका सारा कुछ ठंडा पड़ा हुआ है, बॉयलर में कोई स्टीम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल है, तो वो ऑपरेशन में भी नहीं है, लेकिन कैंट बी मेड अवेलेबल फॉर द सर्विस, मतलब कि सारे उसके पार्ट पुर्जा काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है बंद पड़ा मतलब जंग लगा हुआ है, मतलब सारे पार्ट पुर्जा काम करते हैं उसके, और उसमें लेकिन स्टीम वगैरह कुछ भी नहीं है। तभी है ना 2 से 12 घंटे का टाइम क्यों लिखा है यहाँ पे? मैंने 2 से 12 घंटे का टाइम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि स्टीम बनने में और उसको टेम्परेचर में पहुँचने में, सब कुछ होने में टाइम लगेगा। और इसका 10 मिनट से 2 घंटा मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि स्टीम सब कुछ बन के तैयार है, स्टीम तैयार है, बस उसका प्रेशर आपको इंक्रीज करना है। तो वो प्रेशर इंक्रीज करने में टाइम लगता है 10 से 2 घंटा, इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि अब वो डिपेंड करता है आपका बॉयलर का स्थिति क्या चल रहा है अभी, है ना। अगर आपका बॉयलर की स्थिति में ये है कि अभी टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है आपके स्टीम का, तो 2 घंटा भी लग सकता है उसको बढ़ाने में। और अगर टेम्परेचर इतना है, मतलब अगर बॉयलर इतना कैपेसिटी का है, तो उसको आप 10 मिनट के अंदर प्रेशर बढ़ा करके स्टीम में भेज सकते हो। और स्पिनिंग रिजर्व जो है विद इन 10 मिनट मैंने इसलिए लिखा है कि ये तो इवन कि कहीं कहीं जो होता है वो मतलब जो होता है वो सेकंडों में भी होता है, 10 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर। वो डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कौन सा है, कौन कितने पिक करता है इस चीज़ को। ठीक है, तो ये था आपका फर्म पावर, कोल्ड रिजर्व, हॉट रिजर्व और स्पिनिंग रिजर्व। इसीलिए मैंने इसको अलग लेक्चर में किया, क्योंकि इसमें टाइम लगना है समझने में। इसमें सही बताऊं तो लोगों को टाइम लगता है समझने में। तो ये जो मैंने एग्जांपल लेके आपको बताया है, इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए, बाकी डेफिनेशन तो समझ में आ ही जाएगा आपको। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।